कैसे? आप समर कहाँ हो रे? समर आज फिर ये सो गए? सलीम हाँ सर। कहाँ हो? घर पे सर। तुम देखे तुम घर पहले भाग गया था रे। हाँ सर, इसे क्रॉस करके लास्ट क्लास की ओर आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। दीपाली दीपाली कोरका से तुम दोनों एक ही साथ क्लास। आफ्टरनून। कहाँ हो तुम? किसको बोल रहे हैं? आप ही को बोल रहे हैं। कहाँ पे हैं? घर पे। अच्छा अच्छा। आपका दोस्त सब अभी तक नहीं जुड़ा है? सुड्डू माइक माइक बंद कर लीजिए। दीपाली हाँ। सुड्डू चलिए अब लेट नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने टाइम के मुताबिक चलिए हम लोग आज वहां से आगे बढ़ेंगे। हम लोग हाइड्रोफाइट पढ़ चुके हैं। हम लोग जीरोफाइट पढ़ चुके हैं और उनमें हम लोगों का एक पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है मीजोफाइट। तो आज हम लोग मीजोफाइट को पढ़ेंगे। तब फिर हम लोगों का ये जो एडॉप्टेशन था, एडॉप्टेशन में ये तीनों पार्ट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर इनमें पॉपुलेशन को फिर हम लोग बढ़ाएंगे, फिर आगे फिर उन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है मीजोफाइट। आज हम लोग जहां पर रह रहे हैं, हम लोग का जो वातावरण है ये मीजोफाइट है। इसके अलावे हमारे और भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सबों के बारे में जानकारी लेंगे और उन्हीं के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास मीजोफाइट के बारे में। चलिए देखिए, तो मीजोफाइट, इसको हिंदी में कहते हैं समोद्भिद। इसका शुद्ध हिंदी होता है
समोद्भिद। चलिए हम लोग समझते हैं कि मीजोफाइट पहले क्या होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए जरा ध्यान दीजिए। जिस तरह से आप लोगों को हम बताए थे हाइड्रोफाइट, फिर आपको जीरोफाइट, उसी तरह से जिस तरह से हाइड्रोफाइट जीरोफाइट दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना था, ठीक उसी प्रकार जो है ये मीजोफाइट भी दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम अभी आपको क्वेश्चन नहीं लिखा रहे हैं यहाँ पर, हम आपको यहाँ पर आपको नोट भेज देंगे, आप पहुंच जाएगा, आप उनको वहां से नोट कर लीजिए। अभी हम आप दिए नहीं आप लोगों को, हम आपको मीजोफाइट भेज देंगे, फिर आपको हाइड्रोफाइट जीरोफाइट तीनों एक ही साथ भेज देंगे, आप लोग नोट कर लेंगे। हम बोले आपको क्या कि यहाँ पर मीजोफाइट एग्जाम में मीजोफाइट से कैसे क्वेश्चन रहता है वो आपको एक बार बता देते हैं। सवाल रहता है मीजोफाइट क्या है, ठीक है, फिर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा, फिर उसी में बोलेंगे किसके अनुकूलन को बताइए, मतलब इनकी विशेषता को बताइए। ठीक है, तो ये सब चीजें पूछता है, 3 नंबर में आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तीनों में से एक तो आ जाता है, मीजोफाइट आ जाए या तो फिर जीरोफाइट आ जाए या हाइड्रोफाइट आ जाए, इन तीनों में से एक तो रहता है। बहुत ज्यादा इनको पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बस इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखेंगे, ज्यादा इसमें हड़बड़ी या कोई डर नहीं है, एक बार में क्लियर हो जाएगा। हम बोले आपको क्या है कि मीजोफाइट, तो आपको बताए कि जिस तरह से हाइड्रोफाइट जीरोफाइट दो शब्दों से बना है, ठीक उसी प्रकार जो है यह मीजोफाइट भी दो शब्दों से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द है मीजो और दूसरा शब्द है फाइट। पहला शब्द है मीजो, और मीजो का अर्थ होता है ह्यूमिडिटी। पहला शब्द क्या है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, और ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं नमी। आप इसको मॉइस्चराइजर भी बोल सकते हैं, नमी भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है। ठीक है, और दूसरा शब्द है फाइट, और फाइट का मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं, क्या बोलेंगे, प्लांट। अब प्लांट को हिंदी में क्या कहते हैं, पौधा कहते हैं। ठीक है, तो आपको बोले क्या कि मीजोफाइट जो है ये दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द मीजो, और मीजो का अर्थ होता है ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी को कहते हैं नमी या मॉइस्चराइजर, आप बोल सकते हैं। और दूसरा शब्द फाइट, फाइट को कहते हैं प्लांट, प्लांट को हिंदी में क्या कहते हैं, पौधा। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि मीजोफाइट क्या, ह्यूमिडिटी या समुद्भिद क्या है, तो क्या बोलेंगे, बोले ऐसी पौधा जो नमी वाले स्थान पर पाई जाती है। बोले ऐसी पौधा जो नमी वाले स्थान पर पाई जाती है उसे मीजोफाइट या तो फिर उसे समुद्भिद कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हम बोले आपको क्या कि मीजोफाइट दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द है मीजो, और मीजो का अर्थ होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, या तो जिसको आप लोग मॉइस्चराइजर बोल रहे हैं। ठीक है, अगला शब्द फाइट, और फाइट मतलब होता है प्लांट, और प्लांट को हिंदी में क्या कहते हैं, पौधा। ठीक है, तो हम बोले आपको क्या है कि ऐसी पौधा जो नमी वाले स्थान पर पाई जाती है, बोले ऐसी पौधा जो नमी वाले स्थान पर पाई जाती है उसे मीजोफाइट कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में कौन कौन आते हैं, तो नमी वाले स्थान, जितने भी नमी वाले देख रहे हैं, जैसे छोटा पौधा से लेकर मटर हो गया, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसका, धान का हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे पौधे हैं, समझे, जो कि किसके अंदर आता है, मीजोफाइट। इनके अलावा बड़े बड़े जो वृक्ष जो आएंगे, ट्री सब आएंगे, जैसे आम हो गया, है ना, कटहल हो गया, और भी पौधे जो हैं, तो वो सब किस में आएगा, तो नमी वाले स्थान पर जो हम लोग के आसपास जो पौधा दिख रहा है, सबके सबके सब है मीजोफाइट पौधा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इन पर इनकी जो इंडिकेशन था वो बता दी, इनके जो एग्जाम्पल आते वो भी बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे कि इनके कैरेक्टर के बारे में, हम लोग इनके जो है फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसकी विशेषता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्या क्या इन पौधे की विशेषता होती है। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरू कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर थोड़ा एक बार सुन लीजिएगा, बस कंप्लीट हो जाएगा। पहला पॉइंट, सबसे पहले हम बोलेंगे हम क्या कि मीजोफाइट पौधे का जो विशेषता है, उनके जो अनुकूलन के जो विशेषता है वो इस प्रकार है। ठीक है,
नंबर 1 बोले क्या कि मेजोफाइट पौधे का जो जड़ होता है वह पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, मेजोफाइट पौधा का जो जड़ होता है वो क्या होता है, वो पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, अगला अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे कि मेजोफाइट पौधा में जो वास्कुलर टिश्यू होता है, संवहन ऊतक जो होता है वो भी पूर्ण विकसित होती है। मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम पूरी तरह से पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट में बताया आपको कि इसके जो जड़ होते हैं, मेजोफाइट पौधे के जो जड़ वो पूर्ण विकसित होते हैं। इसमें जो वास्कुलर टिश्यू पाई जाती है वो भी पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, आगे बोले मेजोफाइट पौधा में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, हम बोले आपको क्या कि इसमें कोलेन्काइमा मिलेगा, सॉरी पैरेन्काइमा मिलेगा, कोलेन्काइमा मिलेगा और स्क्लेरेन्काइमा ऊतक तीनों इसमें पाई जाती है। आगे अगला पॉइंट में क्या बोले, इस पौधे की जो पत्ती होती है वो क्या कहते हैं, बड़े आकार में, साइज में बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे, हाँ अधिकांश ज्यादा छोटे नहीं होते हैं, मीडियम साइज में इसके पत्तियां पाई जाती है। ठीक है, हम बोले आपको क्या है कि इसके पत्ती के ऊपर पर वैक्स का लेयर, मोम का लेयर नहीं पाई जाती है। इनके इस पौधे के मेजोफाइट पौधे जो होते हैं इसके पत्ती पर जो है वैक्स का लेयर नहीं रहते हैं। ठीक है, अगला हम बोले आपको क्या कि इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफी अधिक होती है। हम बोले आपको क्या कि मेजोफाइट जो पौधा होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो ट्रांसपायरेशन की जो क्रिया होती है, सॉरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोल रहे हैं, ट्रांसपायरेशन बोल रहे हैं, ट्रांसपायरेशन इसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। सॉरी हम बोले वाष्पोत्सर्जन का बात बोल रहे हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती ही है, लेकिन इसमें साथ में क्या बोले आपको कि इसमें बोल रहे हैं वाष्पोत्सर्जन, इसी को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, हम बोले आपको क्या कि जो मेजोफाइट पौधा है इस पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया काफी अधिक होती है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि चूंकि इसके पत्ती के ऊपर वैक्स का लेयर रहता नहीं है और इसमें स्टोमाटा की संख्या काफी अधिक होती है। हम बोले आपको क्या कि इनमें जो पौधा में जो पत्तियां जो होती है, इस पत्ती में क्या होता है, इस पत्ती में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, स्टोमाटा होता है। इस पौधे का जो पत्ती है, इस पत्ती में बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टोमाटा। और कमाल वाली बात ये होता है इसमें जो स्टोमाटा नीचे तो रहता है, ऊपर पे भी रहता है। बात समझे, अधिकांश पौधा जो होता है जिनमें जो स्टोमाटा होता है वो कौन सा भाग में, तो वो नीचे वाले भाग में रहता है। ठीक है, नीचे वाला भाग में, पत्ती के नीचे, लेकिन इसमें ऊपर में भी पाया जाता है। और अधिकांश और भी पौधे जिसमें ऊपर नीचे दोनों जगह स्टोमाटा रहता है। ठीक है, तो इसमें स्टोमाटा यानी रंध्र के रहने के, अधिक रंध्र रहने के वजह से इसमें जो है इससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया काफी अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब आगे आपको बता दें, इनकी जो जड़ है वो मिट्टी की अच्छी, मतलब अधिक गहराई तक जाती है, इसकी भी जड़ जो है अधिक गहराई तक जाती है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे मेजोफाइट के और भी कैरेक्टर के बारे में। अब आगे हम आपको बता दें, कहता है कि इसमें जो मेजोफाइट पौधे हैं इसमें जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है, वो अलग अलग एजेंट के द्वारा होती है, अभिकर्ता के द्वारा होती है, जिसमें से कुछ सजीव है उसमें और कुछ निर्जीव है, मतलब कुछ जैविक है और कुछ अजैविक है। उदाहरण के तौर पर जिसमें कि अजैविक में जैसे वायु के द्वारा भी होती है। ठीक है, इसके द्वारा वायु के द्वारा, तो ये इसमें जीवन नहीं, अजैविक है, इसमें ये हो गया वायु। इसके अलावे जो है इसमें जैविक के द्वारा जो होता है, जैसे चमगादड़ हो गया कदम के पौधे में, ठीक है, सेमल हो गया सेमल के पौधे में। इसके अलावे और भी पौधे हैं जिसमें क्या होता है, अलग अलग जीवों के द्वारा उसमें परागण होती है, जिसे जैविक कहते हैं। ठीक है, वही हम बोले आपको कि मेजोफाइट जो पौधे होते हैं इसमें जो परागण की क्रिया होती है वो जैविक एजेंट के द्वारा भी होता है, जैविक अभिकर्ता के द्वारा भी होते हैं और अजैविक अभिकर्ता के द्वारा होती है। ठीक है, इसमें यहां तक में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। समर कोई दिक्कत बाबू? पीटर, इमानुएल, उसमें सर उसमें क्या यस बोले, सर, इसके पत्ती के ऊपर, यस सर, पत्ती के ऊपर पे छिद्र रहता है, स्टोमाटा रहता है, छिद्र रहता है। छिद्र मतलब छोटा छोटा छेद का बात हो रहा है इसे।
ऐसे आप लोग नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। इसमें स्टोमाटा जो रहता है ना, आप ऐसे आंख से देखेंगे तो नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, इसको देखने के लिए जो है ना माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगा। नहीं सर। समर, हाँ कहाँ रहता है रे? नहीं सर, देख रहे थे। अच्छा, मर इतना बार नाम ले रहे हैं, बोल रहे हैं, आलू खा रहा है क्या? नहीं सर। चलो देखो, अभी समय ऐसा है क्या रे? तो इसमें हाँ। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। जोशवा? आंचल, आप आपको भेज देंगे, नोट भेज देंगे आपको। ठीक है सर। सर अभी घर से चलिए। ले रहे हैं सर। हाँ अभी घर पे है। चलिए, अब आपको यहाँ पर मीजोफाइट के बारे में हम आप लोगों को बता दिए। ये मीजोफाइट पौधा के बारे में हम लोग बात किए, ठीक है। अब हम लोग कुछ यहाँ के मीजोफाइट में जो कुछ जंतु जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग एक थोड़ा सा वर्ड लिखे, एलन लॉ, ठीक है। यहां पर हम बोल रहे हैं एलन का नियम। देखिए, हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे तो फिर हम लोगों को थोड़ा समझना होगा। हम एलन्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, इसको एलन का नियम कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये पार्ट फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। एलन एक वैज्ञानिक है, इनका कहना है कि जो जीव, जरा ध्यान दीजिएगा, ठंड में रहते हैं, जो ठंडे वाले स्थान पर रहते हैं, ठीक है, वो कहता है कि ऐसे जो जीव होते हैं जो ठंड वाले स्थान पर रहते हैं। हाँ, क्या बोले? कुछ बोल रहे हैं क्या? आवाज कट कर। आवाज कट रहा है? यस सर, आवाज कट कर रहा है। अच्छा, कोई बात ना, लाइन पे रहिए, धीरे 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 ठीक हो जाएगा, अपने ठीक हो जाएगा। नेटवर्क थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। यस सर। लाइन पे हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए, धीरे धीरे आ जाएगा, कुछ सेकंड लगेगा, आ जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। चलिए, आइए जरा ध्यान दीजिए। कहते हैं कि एलन्स लॉ में क्या कहते हैं कि जीव जो है ना, ठंडे स्थान पर जो जीव रहते हैं वो अपने प्रकृति उसको इस तरह से उसको अनुकूलित कर देते हैं, इस तरह से उसको पर्यावरण में उसको क्या कहते हैं, सरवाइव करने के लिए इस तरह से बनाया जाता है, इसको बना देते हैं ताकि वो उस पर्यावरण में जीवित रह पाए। जो ठंडे प्रदेश में जो जीव रहते हैं उनके कान हो गया, उसके जो मुंह होगा, जिसको क्या सामने वाले जो पार्ट होता है मुंह बोलते हैं, वो छोटा रहता है, ठीक है। तो वो जो है वो छोटा रहेगा। क्या क्या? तो कान छोटा रहेगा, पैर छोटा रहेगा, सामने का जो मुंह रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक है। ये एलन्स लॉ का नियम है, एलन्स लॉ कहता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में रह सकता है एलन्स का क्या, एलन्स का लॉ क्या है? तो एलन्स का लॉ है कि पैर हो गया, कान हो गया, सामने वाले मुंह हो गए, सामने वाले पार्ट, ठीक है। तो ये सारे पार्ट छोटा रहता है, इसलिए ऐसा होता है कि ऊर्जा जो है, चूंकि छोटा होने के वजह से उष्मा का जो है
उष्मा स्थानांतरण जो है दूसरे जगह कम होगा। ये छोटा रहने से क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण कम होती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, इसीलिए ठंडे प्रदेश में जितने भी जीव रहेंगे, अधिकांश जीवों का जो है क्या बोले आपको, कान हो गया वो भी छोटा रहेगा, साथ ही साथ आपको बोले सामने का जो मुंह होगा वो भी छोटा रहेगा, पैर भी उसका छोटा रहेगा। ठीक है, ये एलन का कहना है और ऐसा है, और ये एलेन्स लॉ कहलाती है। ठीक है, आपको इसके बारे में थोड़ा आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग और भी चीजें जो हम लोग वातावरण के लिए जो होती है उन चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मीजोफाइट एनिमल के बारे में हम आप लोगों को बता दें, ये हम लोग खुद अनुभव कर सकते हैं कि हम लोग जब ऊंचे स्थान पर जाते हैं, हम लोग रहने वाले हैं जमीन पर, फिर हम लोग जब ऊंचे स्थान पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ने पर हम लोग जो है श्वास काफी तेजी से लेते हैं। क्या ऐसा होता है? यस सर। यस सर। हम लोगों का श्वसन दर तेज हो जाता है, होता है या नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन लेवल कम होता नहीं जाता सर। है। पता नहीं है? मंदार हिल पे नहीं चढ़े हैं क्या? नहीं सर सर। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है इस वजह से। हाँ राइट। तो चलिए इनका कहना, अब देखिए हम लोग जब ऊंचे स्थान पर चढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वहां पर हम लोगों को कम मिलता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा, लेवल मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन धीरे धीरे हम लोग जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पर ऊंचाई होने की वजह से क्या होता है, एक तो हमारे ऊपर जो दबाव, जो वायुमंडलीय दबाव जो रहता है अलग रहता है, साथ में हम लोग को ऑक्सीजन की क्या बोल रहा है, कम मिल रहा है। तो इन वजह से हम लोग एकदम श्वास एकदम तेज हो जाता है। तेज होने का मतलब हुआ कि हमारे हृदय का जो गति वो बढ़ जाता है, हमारे जो हृदय का जो है सिस्टोलिक और डिस्टोलिक होना क्या होता है, काफी तेज हो जाता है ना। ऐसा ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, ताकि पूरा तेज, इसलिए हम लोग पूरा एकदम हांफने लगते हैं। क्या इस तरह से फिर हम लोग जब ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, कुछ देर के बाद, जैसे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के बाद, क्या हम लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं कि पूरा श्वास ले रहे हैं, हृदय पूरा तेजी से गति कर रहा होता है? नहीं सर। वहां नहीं सर। जाने के बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाँ सर। होता है ना। तो हाँ, तो जब ये मतलब जब हम लोग एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद हम लोग क्या एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, एकदम जिस तरह जमीन पे हम लोग चल रहे थे, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक वही चीज हम लोगों को ऊपर में भी होगा। हाँ, लेकिन एकाएक जब हम लोग नीचे से फिर ऊपर चढ़ते हैं, उसी क्रम में हम लोगों को ऐसा परेशानी आता है। ठीक है, ये होता है, ये चीज जो आपको, इसी को कहते हैं एडॉप्टेशन में ढलना, मतलब एडॉप्टेशन में सरवाइव करना। मतलब हम लोग जब नीचे थे तो हम लोगों को ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही जब ऊपर चढ़ गए तो ऊपर चढ़ने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम, फिर हमारे अंदर जब ये कुछ सेकंड तक चला तो हमारे शरीर उस दर से उनको मतलब अपने आप को बदलना शुरू किया, और उस तरह से बदलकर फिर क्या हुआ, हम लोगों में फिर राहत आया और फिर हम लोग ठीक हो गए। बात समझे? ये हम लोग प्रकृति में जाके बदलने के लिए सीखते हैं, ऐसा होता है हमारे अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जीव हैं जिनमें ऐसा होता है। ठीक है, और आपको एक चीज बता देते हैं, आमतौर पे क्या होता है, जब हम लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वहां पर हम लोगों का जो आरबीसी जो होती है, वो आरबीसी ऊपर चढ़ने के बाद उनकी संख्या में क्या होता है, बढ़ोतरी भी होती है, और क्या कहते हैं, और उन वजह से क्या होता है, हम लोगों का बढ़ोतरी होने से फिर हम लोगों को ऑक्सीजन लेवल चाहिए होता है उस दिन का। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए इन पे और भी चीजें होता है। आगे हम लोग बोले क्या कि हम लोग मीजोफाइट में मीजोफाइट जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये तो प्लांट के बारे में हो गया, और इनमें से जितने भी इस धरती पर एनिमल रहते हैं उन सब चीज सब इसी के एडॉप्टेशन के अंडर में आते हैं, मतलब उन्हीं के अनुकूलन के अंतर्गत और भी जीव सब आते हैं। उनमें से हम आप लोगों को कुछ बता देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप साइनोबैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, उसी को कहते हैं नीलहरी शैवाल। नाम सुने? हाँ सर। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ,
साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया को यदि गर्म पानी में दे देंगे तो साइनोबैक्टीरिया मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन साइनोबैक्टीरिया जैसे गर्म झील वाले, जैसे ऐसी झील जहां का पानी गर्म रहता है, वहां पर धीरे 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 वहां पर सरवाइव कर कर वहां भी वो जिंदा रह जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस वातावरण में ढल जाते हैं। आप लोग और हम लोग सभी जो है इस वातावरण में ढलने के लिए अनुकूलित है, बस जरूरत है हम लोगों को उसमें ढलने के लिए। उदाहरण के तौर पर ठंड के टाइम में हम लोग अपने बॉडी के हर पार्ट्स को ढक लेते हैं, लेकिन आंख को नहीं ढकते हैं। ऐसा क्या हमारे आंख को ठंड नहीं लग रहा होता है? क्या ऐसा महसूस हुआ? ठंड लग रहा होता है, लेकिन हम लोग शुरू से ही ऐसा है कि अगर इसको झांप देंगे तो दिखेगा नहीं। तो इसलिए हम आंख जो है ये क्या करते हैं, वातावरण के जो टेम्परेचर है ठंड के टाइम को आराम से महसूस, मतलब उसको बर्दाश्त कर लेता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और पार्ट्स में ठंड अनुभव होती है, ऐसा क्योंकि हम लोग उनको उस ढंग से ढल लिए हैं, उसमें परिवर्तन हो गया, परिवर्तित कर लिया अपने आप को। चलिए, तो आज का जो क्लास था मीजोफाइट में आज भर इतना ही। अब ये चीज जो इसका तीनों पार्ट था, मीजोफाइट था वो भी कंप्लीट कर दिए, फिर आपका हाइड्रोफाइट था वो भी कंप्लीट कर दिया है पहले, और आपका था जीरोफाइट। ये तीनों पार्ट आपका हम कंप्लीट कर दिए हैं। तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो आपको इनका जो नोट्स है वो आपको हम भेज देंगे। फिर उम्मीद रखते हैं कि 17 से क्या रे क्लास ओपन कर दिया क्या? चालू होगा सर 17 से। 17 से? ठीक है, ठीक है, तो हम 18 से चालू करेंगे। ओके। ऑनलाइन 17 क्लास को सर? ऑफलाइन, ऑनलाइन तो होगा ही ना, ऑफलाइन भी होगा। हाँ ऑफलाइन। हाँ ऑफलाइन। तो सब पढ़ाएंगे तो हम लोग के क्या फायदा है, हम भी पढ़ाएंगे। और ऐसे हाँ, ऐसे भी आपको हम बता देते, ये जो मतलब कि कोरोना काल का अगर बात करेंगे तो इस बार का जो हम देख रहे हैं, कोरोना का कोई इतना इफेक्ट नहीं हो। ओमिक्रॉन के बारे में इतना अफवाह फैला दिया था कि हो जाएगा तो मर ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मरने वाले की संख्या बहुत कम है। उनमें से आपको बता दें 99% ऐसा होगा जिसको ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी होगा, उनसे वो मरा हुआ है, ठीक है। नाम कोरोना का हो जाता बेचारा का, वो क्या कहते हैं, ये पूरा एकदम उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, ऐसा कुछ है नहीं। और रहा बात इसका, तो अभी अपने गांव में ही देख लीजिए, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसमें सर्दी खांसी नहीं होगा। सभी को सर्दी खांसी है, और ये अभी एक तरह का धीरे धीरे सीजन ही ऐसा है। और अगर आप चेक कराने जाएंगे तो उम्मीद करते हैं 10 में 9 पॉजिटिव निकल जाएंगे कोरोना का। इसीलिए अगर इस तरह सर्दी खांसी बुखार आ जाता है तो आपके नजदीकी मेडिकल शॉप से दवाई लीजिए, खाइए, स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास। थैंक यू कल सर। थैंक यू सर। में। थैंक यू सर।